मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा जाए अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा क्रॉप इकोसिस्टम आता है वाटर इकोसिस्टम, जिसमें ओशियंस रिवर्स आते हैं। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद थर्ड प्लेस पर हमारा आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो देखा जाए कि वर्ल्ड में टोटल जो अर्थ सरफेस है, तो देखा जाए टोटल एरिया का 1/3 में अर्थ सरफेस है, 3/4 में वाटर सरफेस है। तो 1/3 में 20 के लगभग 22 पॉइंट समथिंग फॉरेस्ट एरिया है। और देखा जाए कि 19% टोटल अर्थ सरफेस का वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम से कवर्ड एरिया है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। Mostly animals are dependent on grasses. So the grassland ecosystem is very important ecosystem of the ecology. अब हम बात करते हैं कि सिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं। तो उसमें एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फेट, बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा जितना भी है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब आता है। फिर लाइट और टेम्परेचर जो कि पूरी तरीके से उसको प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, वो इसको द्वारा गवर्न होती है। फिर आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक में आता है हमारा प्रोड्यूसर। तो जितनी भी ग्रासेज हैं वो सभी जो है प्रोड्यूसर में आती है। तो मोस्टली जो ग्रासेज आती है इकोलॉजिकल सिस्टम में वो पोएसी के मेंबर होती है, साइप्रेसी के मेंबर होती है, जनकेसी के मेंबर होती है, ब्रेसिक्रेसी है, अमरंथेसी है, लेगुमिनेसी है। जो इन फैमिली के उनमें ज्यादातर मेंबर्स इसमें पाए जाते हैं। और जो डोमिनेंसी रहती है वो साइनोडॉन, डेजिटेरिया, डेस्मोडियम और सिप्टेरिया सिप्टेरिया के स्पीसीज जो होती है इसमें पाई जाती हैं। तो ग्रासलैंड एरिया में इनकी डोमिनेंसी रहती है, जिन पर प्लांट अपना जितने भी एनिमल्स हैं इन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इनको ग्रासेज के रूप में ग्रासेज को फूड के रूप में यूज करते हैं। दूसरा हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं काव, बुफालो, गोट्स, रैबिट, माउस, इंसेक्ट, कैटरपिलर और बहुत सारे आते हैं। ये सभी के सभी जो एक डिपेंडेंसी है वो किस पर है, ग्रासेज पर डिपेंडेंट है। ग्रासेज से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आता है स्नेक्स, लिजर्ड्स, जैकाल और फॉक्सेज आते हैं, जो कि पूरी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर में आता है हॉक्स है, ईगल है और कभी कभी टाइगर्स और डॉग्स जो बेबी रोल प्ले होता है जो यहाँ पर शिकार करते हैं रहते हैं। तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें हॉक्स और जैकाल वगैरह है, वो स्नेक्स है, लिजर्ड है, इनका भी शिकार करते हैं, इनको फूड मटेरियल में यूज करते हैं। इसको चील वगैरह कहते हैं। चील अभी तक बल्चर भी हुआ करते, लेकिन अब बल्चर हमारे यहाँ लुप्त हो चुके हैं। फिर आता है डिकम्पोजर्स। तो ग्रासिड में डिकम्पोज ग्रासिड का देखा जाए तो रिमेनिंग पार्ट है, उसमें जब डिकम्पोज होता है बारिश के दिनों में तो म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, ये बहुत सारे वहां पर है। कभी कभी एग्रेगस की स्पीसीज भी होती है जो डिकम्पोज करती है, उसको सिंप्लीफाई में कन्वर्ट करती है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंप्लीफाई करती है। बहुत सारे साइकिल्स को रेगुलेट करती है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, इनको रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। अब देखा जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो नॉर्मली, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग ग्रास सिस्टम पाए जाते हैं। तो हम बताते हैं आपको कुछ, जिस तरीके से पेरीज एक तरीके के ग्रास सिस्टम होते हैं, इनमें अंदर ट्रीज नहीं पाए जाते, तो पेरीज में बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो ग्रासिस एरिया है, ग्रासलैंड्स है, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। फिर दूसरा हमारा है स्टेपीज, ये एशिया में पाए जाते हैं, ये भी टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है पंपास। ये जो ग्रासलैंड है, पंपास ग्रास घास के मैदान जो बेसिकली है वो साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और सवाना जो है वो एशिया में पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं। सवाना में क्या होता है कि बीच बीच में यानी कि फॉरेस्ट के बीच में जो एरिया पाया जाता है वो सवाना कहलाता है। और इस पंपास एशिया यहाँ पर क्या होता है, छोटी घास बड़ी ग्रासेज होती है, केवल ग्रासलैंड दूर तक ग्रास ही होती है, जिस पर एनिमल्स जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो सभी इस पर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का फूड चेन है, फूड रेगुलेशन है, फूड वेब एकदम डिफरेंट होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है।
इस ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे ही मोस्टली जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो अपने फूड प्रोड्यूस के लिए डिपेंडेंस रहते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड में मोस्टली कम, बहुत ही जिनका जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो उनकी जो संख्या कम होती है, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स उनकी संख्या कम होती है इकोसिस्टम के अनुसार। तो इकोसिस्टम में देखा जाए कि प्रोड्यूसर के अनुसार ग्रासलैंड इकोसिस्टम है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है।